तैयारी कल की। यानी ये एक ऐसा इवेंट है जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर स्टूडेंट्स भी होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, लीडर्स भी होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं, आइडियाज़ रिलेटेड, लीडरशिप रिलेटेड और इनोवेशन रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स भी आपको मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर्स भी मिलेंगे और स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मौजूद हैं ही। तो सबसे पहले तो हम अपने पार्टनर यूटीआई म्यूचुअल फंड का थैंक यू करना चाहते हैं कि इस इनिशिएटिव में वो हमारे साथ आए। और इस इवेंट के ज़रिए हमेशा से ही हमारा फोकस यही रहा है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथ साथ जो बच्चे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी फाइनेंस स्किल्स को और बेहतर कर सके और तेज़ी से आगे बढ़ सके। तो इसी इवेंट को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं अपने 3 बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स को इनवाइट करना चाहती हूँ। डॉक्टर कृतिका शारदा जो कि फाउंडर है द यूनिक एडवांटेज इन सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, मिस्टर परेश गुप्ता को जो कि फाउंडर और सीईओ हैं GCEC ब्रांड एम्बेसडर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान यूथ एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, और साथ ही अलका बत्रा जो कि MD हैं एजीज जॉब्स की। और इस स्पेशल सेशन को क्यूरेट करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय को। सो आप सभी का स्वागत है हमारे इस मंच पे। शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, आपके वेबसाइट को मैं देख रहा था जहाँ से आप लोगों के तो मैंने देखा कि आखिर क्या आपका मोटो होता है। तो मैंने देखा कि आप इस बात के फर्म बिलीवर हैं कि लोगों के अंदर टैलेंट होता है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और उस टैलेंट को नर्चर करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो ये आपको एहसास कैसे हुआ? आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन एंड अपब्रिंगिंग ऐसी रही है जहाँ इंग्लिश नहीं बोलते थे, बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट था। एंड जब मैं दिल्ली आई आगे पढ़ाई करने के लिए मेरी, तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इनफैक्ट मुझे वो आज भी दिन याद है कि मैं मेरे पेरेंट्स को कॉल करके बोलती हूँ कि मुझे वापस बुला लो, मैं यहाँ नहीं सर्वाइव कर सकती हूँ। बिल्कुल। और उस समय हमारे टाइम में एज सच कोई सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग इतना ब्यूटीफुल आप लोगों ने इवेंट किया बहुत कम होते थे उस टाइम पे। तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, पर बहुत अच्छा था कि कुछ ऐसे मेंटर्स और गाइड्स मिले जिन्होंने मुझे गाइड करा। अब मैं इस फील्ड में आई, अपना यूनिकनेस पहचानी कि इट्स ओके इफ़ आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, आई वॉजंट एबल टू एट दैट टाइम, बट मैंने खुद को ग्रूम करा, एक ग्रोइंग अपनी लर्निंग बढ़ाई। फिर मैं इस स्टेज पर आई जब मैंने रियलाइज़ करा कि आई नीड द यूथ टू नो दिस, टू रिलेट टू दिस, एंड उनको ये प्रॉब्लम ना आए। तो ये हैंड होल्डिंग करने के लिए द यूनिक एडवांटेज, सो दैट हम सब अपनी यूनिकनेस पहचाने, ना कि हम अपने दूसरे पर्सन से खुद को कंपैरिजन करते हुए स्ट्रगल करें। परेश गुप्ता साहब, आपके लिए सवाल है, तो एम्प्लॉयर कैसे इस बात को पहचाने कि नहीं इनके अंदर ये यूनिकनेस है और ये बाकियों से अलग बनाता है सामने वाले को? मैं आपको एक बहुत सिंपल सा थॉट प्रोसेस देता हूँ कि देयर इज ओनली वन स्किल विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक समबडी वाओ, एंड दैट स्किल इज कॉल्ड पैशन एंड कंसिस्टेंसी। जब हम जॉब के लिए किसी को रिक्रूट करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट हमें लगता है यार ये बंदा किसी भी रोल में फिट हो जाएगा, ग्रेट, उसको कुछ भी सिखाना हो 3 मंथ्स में सीख जाए, एंड वो सिंसियरिटी और इंटेग्रिटी से काम करता रहे। दैट इज़ दी ओनली थिंग दैट वी आर टेस्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फिर वो टेक्निकल नॉलेज उसके ऊपर आती है कि भाई टेक्निकल नॉलेज पढ़ रखी है तो हमारा वो 3, 4, 6 महीने का एफर्ट बच जाता है, राइट, या आपने और ज़्यादा काम कर रखा है तो वो, सो दैट इज़ द वे टू जज एन एफर्ट एज एस्टिमेशन। अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है 10 साल पहले उसकी थी नहीं, 10 साल बाद उसकी होगी नहीं जी। तो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, कौन सा स्किल डेवलप करें जो हमें नॉट इमीडिएटली 10 साल बाद भी रिलेवेंस बना के रखे? देखिए, ये एक प्रोसेस है जो कि इवॉल्व होता रहता है। इट्स नॉट दैट कि हमने आज जो पढ़ा वो कल काम आएगा। आप जानते ही हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग करें या डॉक्टरी करें, और मेरे ख्याल से प्रोफेसर्स यहाँ बैठे हैं, ये भी अपने आप को आई थिंक दे अपग्रेड their knowledge every day when they come to take the classes also, so it is evolved। तो हम लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी है। और आप लोग यंग, तो आई थिंक यू आर टेक्निकली वेरी साउंड, पीपल हु आर सिटिंग हियर दे आर वेरी साउंड। मैं खुद अपने ऑफिस में जब मैं किसी नए ट्रेनी को या इंटर्न को रिक्रूट करती हूँ तो उसको मैं ये बोलती हूँ कि तुम मुझे हर रोज़ एक नई चीज़ सिखाओगे जो कि मुझे नहीं आती, एंड यू विल बी सरप्राइज दैट मैं 2 या 4 चीज़ें सीख जाती हूँ 1 महीने में उनसे। सो दीज पीपल ऑल्सो वेरी बट यू नीड टू बी टेक्निकली साउंड। सो आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो अपने आप को अपग्रेड रखना ज़रूरी है, अपडेट रखना ज़रूरी है, अपस्किल करना ज़रूरी है और रीस्किल करना और ज़रूरी है। कौन सी ऐसी चीज़ें इंटरव्यू के दौरान आपको नहीं करना चाहिए? नहीं करनी चाहिए। एक टिप एक देना चाहूँगी जो इन लोगों को हमेशा याद रहे, ABCD आप याद रख लेना इंटरव्यू से पहले। A stands for your appearance. Appearance should be
फॉर्मल आप इंटरव्यू में जा रहे हो, ऑन द रोल गोल ओकेजन क्या है, योर बॉडी लैंग्वेज एज मैम सेड एंड योर कम्युनिकेशन. अब ABC में आप एक D भी ऐड कर दो. फॉर टुडेज जनरेशन योर डिजिटल प्रेजेंस, आई वुड सजेस्ट, अगर आप लोग लिंक्डइन पर नहीं हो आजकल के टाइम्स में तो बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है. बी ऑन लिंक्डइन. You can I can vouch for that. Corporates, go and check your LinkedIn accounts. तो जिसका भी LinkedIn अकाउंट नहीं बना है, बनाइए और उसमें एंगेजमेंट्स करिए. स्टार्टअप जो अपना बिजनेस शुरू करते हैं 95% 99% सक्सेस नहीं हो पाते हैं, सिर्फ 1% को मिलते हैं. आखिर गैप कहाँ रहता है? और हमारे सामने ऑडियंस में स्टूडेंट जो, उनको क्या टिप्स दें कि आप वही चीज़ शुरू करें जहाँ पे आपको सफलता मिले? ये कैसे इंश्योर करें कि ये हमारे काम लायक है? So startup की success rate is counted as 10% worldwide. So 90% startups fail, 10% success. So that is what it is. आप एक कभी भी पूरी दुनिया में देख लो, चलो आप Forbes 500 की लिस्ट बता दो, कौन है जो एम्प्लॉई है? सब एम्प्लॉयर्स बिजनेसमैन है. आपको अमीर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, पावरफुल बनना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनने के अलावा चांस क्या है? रास्ता ही क्या है आपके पास? देयर इज नो अदर वे. सो आर यू ट्राइंग टू से कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसान बनने के लिए, सबसे पावरफुल इंसान बनने के लिए आपको 10% चांस मिल रहा है, वो भी आप लेने को तैयार नहीं हो? सो दोज आर बैड आइडियाज. नाउ व्हाट डू पीपल डू रॉन्ग? सो देयर आर 2-3 थिंग्स विच दे डू रॉन्ग. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल स्टार्ट द बिजनेस विद दिस पैशन, हम तो कर लेंगे, हमारा आइडिया हमें तो आता है, हम कर लेंगे. दैट ओवर कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट? सेकेंड थिंग इज मिसकंसेप्शंस अबाउट बिजनेस, कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए. नहीं चाहिए. बिजनेस करने के लिए आइडिया चाहिए? नहीं चाहिए. और मैं सब प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि दोनों चीजें नहीं चाहिए. गूगल स्टार्टेड इन अ गराज, माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टेड इन द बैकयार्ड, फ्लिपकार्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख रुपीज, मोर देन द फीस दैट दे हैव पेड इन देयर अंडरग्रेड, पोस्टग्रेड एंड ट्यूशंस, राइट? सो आंसर इज 2 लाख रुपए में अगर आप फ्लिपकार्ट बना सकते हो, विच इज $16.1 billion टुडे, दैट मीन्स दैट यू डोंट नीड मनी. तो इनफैक्ट रैग्स टू रिचेस की स्टोरी होती है सर. तो गरीब होने में फायदा है, बिकॉज आपके पास एक स्टोरी बनाने की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, तभी तो आप लड़ोगे, नहीं तो आप लड़ोगे ही नहीं, राइट? आइडिया चाहिए. आइडिया किसी को नहीं चाहिए, सब कॉपी करते हैं. Google is not the first search engine. Facebook is not the first social media platform. Flipkart is not the first e-commerce platform. Amazon is also not the first e-commerce platform. सब ने कॉपी किया है, और उनसे पहले किसी ने किया, उनने बेटर कॉपी किया. तो कॉपी करना आना चाहिए. हम तो कॉपी करना सिखाते हैं लोगों को, राइट? काय को चाहिए तुमको नया आइडिया, नया कैपिटल? तो नो आइडिया, नो कैपिटल. ऑल यू नीड इज पैशन, ग्रिट, ability to copy and do the same thing better than somebody else. That's what makes you good businessman. Great. अलका मैम को जोड़ना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल इसकी परेश की बात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ एक आपको एग्जांपल भी है, जैसे शार्क टैंक में आपको पता ही है. सो अमन, ही सेड दैट ही डिड 4 businesses, failed, and this was the 5th one. So if we talk about any success story of any person who is sharp now or maybe doing wonderful business, they failed for 3, 4, 5, 6, 7 times, and then they become these things. So रिस्क लेना ज़रूरी है. रिस्क लेने के लिए कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है. पैसे और आइडियाज़ की बात आप परेश से कर ही सकते हो, ये आपको बता देंगे बिना पैसे बिना आइडिया के कैसे करना है, लेकिन कर लीजिएगा, करना ज़रूरी है. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए. हमारे पार्टनर यूटीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से ये एक स्पेशल सेशन है, जिसमें प्रेजेंटेशन के बाद सवाल जवाब का सिलसिला होगा. इसमें शामिल होंगे मिस्टर वी श्रीवत्स सर, जो कि एग्जीक्यूटिव वीपी फंड मैनेजमेंट यूटीआई म्यूचुअल फंड से हैं, और इनके साथ आपके पास मौका होगा सीधे सवाल जवाब पूछने का, कोई भी क्लैरिटी आपको हासिल करनी है उसको जानने का. लेकिन प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं इनवाइट करूँगी यूटीआई म्यूचुअल फंड के रीजनल सेल्स हेड पंकज व्यास जी को. उनको वेलकम करते हैं. पंकज जी प्लीज़. What is investing? From which you can convert something which is in an idle state to an productive assets. आज तक जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है एजुकेशन में. बेशक फीस आपके पेरेंट्स ने भरी होंगी जो भी आपने एजुकेशन ली है, लेकिन आपने टाइम का इन्वेस्टमेंट किया है. अपने लाइफ के प्रीसियस 20 ईयर्स आपने एजुकेशन को दिए हैं, सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि आप जो एक रॉ मटेरियल थे पहले, वो आप आने वाले टाइम में आगे चल के एक प्रोडक्टिव एसेट बन पाएंगे अपने परिवार के लिए. हम लोग चाहते हैं कि हम किसी तरह एक ऐसा फाइनेंशियल रिजर्वायर क्रिएट कर पाएँ अपने लिए, जो आने वाले टाइम में जब फ्यूचर में हमको उसकी रिक्वायरमेंट हो, जब शायद हम काम नहीं कर पाएंगे, तब वो हमें कैश फ्लोज दें रेगुलर बेसिस पर. दैट्स व्हाट वी कॉल फायर. एंड फायर इज़ नथिंग बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली.
SIP एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। एक प्री डिसाइडेड अमाउंट जो आपने पहले से डिसाइड कर रखा है, म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में एक पर्टिकुलर डेट को आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होकर उस स्कीम में उसके यूनिट्स आपको अलॉट कर दिए जाते हैं जितने का अमाउंट आपने डिसाइड किया था। दिस इज़ SIP। बिगिन अर्ली का मतलब है कि जब घर में बच्चे का जन्म होता है तब से आप उसके नाम से 10,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। इनिशियली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स की रहेगी। जब बच्चा अर्निंग मेंबर बन जाता है तो आने वाले सालों में आप बच्चे को ये चीज़ समझाइए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है और उसको आप मोटिवेट करिए कि वो इस SIP को कंटिन्यूस 60 ईयर्स तक रन करें। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? टाइम। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर 25% रिटर्न भी आपको आ गया लेकिन आपके पास समय सिर्फ 5 साल का है तो भी आपकी वेल्थ उस लेवल की क्रिएट नहीं होगी जितना पैसा आपको चाहिए। वनिस्पत हमने देखा कि 9% से भी 60 साल की कंपाउंडिंग आपको 28 करोड़ पे ले जा सकती है। तो हमारा हमेशा फोकस होना चाहिए टाइम पे रादर देन रेट ऑफ रिटर्न। इन्फ्लेशन एक्चुअल इन्फ्लेशन है, ट्रू इन्फ्लेशन इज़ इन आवर लाइफ स्टाइल। अगर हम हमारे लाइफ स्टाइल के खर्चों को या लाइफ स्टाइल के इन्फ्लेशन को हम लोग मैनेज कर पाए तो डेफिनेटली आने वाले सालों में हम लोग फायर जो है क्रिएट कर पाएंगे खुद के लिए। और बिलीव मी, इसके लिए जो 3 मंत्र मैंने आपको दिए, हमें जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें समय देना पड़ेगा ताकि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग अच्छे से हो। और तीसरा कंसेप्ट हमने देखा कि मैनेज करना पड़ेगा लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को। अमीर बनने का शौक़ रखिए, अमीर दिखने का नहीं। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। अगला सेशन और भी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट कोई भी सवाल आपके मन में है किसी भी तरीके का तो उसको आंसर करेंगे। हमारे साथ मिस्टर वी श्रीवास्तव मौजूद रहेंगे जो कि एग्जीक्यूटिव VP फंड मैनेजमेंट UTI म्यूचुअल फंड से हैं। तो बताइए कौन पहला सवाल पूछना चाहेगा? Good afternoon, sir. Sir, with the advent of AI and fintech platforms, how will the mutual fund industry evolve in the next 5 years? I think what has fintech done in the last 4-5 years is to improve the reach of the mutual funds. Like, for example, 10 साल पहले अगर मेरे को फंड करना हो या कोई भी IFA हो या 15 साल पहले उसको फॉर्म भरने पड़ते थे। देन ही हैज़ टू गो टू द इन्वेस्टर, फिर आप चेक लो, फिर आप वो चेक जमा करो। इससे आपका टाइम होता है। एंड एक IFA और एक कोई भी MFD कितने लोगों को सर्विस कर पाएगा? मे बी 100, 200। ही नीड्स 10 people to go to everybody's house and get the check. But in the last 10 years, thanks to this fintech and lot of investments by even BSE and NSE, what has happened is now everything is seamless. आप डिजिटली आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर आज के दिन मेरे को 10,000 डालना है, आई कैन गो टू एनी ऑफ दीज साइट्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रो, आपको फेमिलियर होगा, इट्स अ वेरी बिग स्टॉक मार्केट ऐप, बट नॉट मेनी पीपल नो दैट दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ म्यूचुअल फंड. So I think the big contribution played by all these fintechs is the ease of investing. My question is, what factors make liquid funds more safer than other mutual funds? तो लिक्विड फंड का क्या एक पर्पस है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मनी इन सेविंग्स बैंक अकाउंट, आज के दिन में आप गेस कर सकते हैं कि टॉप बैंक्स में आपको कितना सेविंग्स बैंक का रेट मिलता है, और उसमें भी चार्जेस बहुत होते हैं. आपने अगर आपका बैलेंस अभी सडनली कम हो गया, आपने एक और चेकबुक मंगा लिया, उसका एक अलग चार्ज होता है. लेकिन यही आप अगर एक कोई लिक्विड फंड में डालेंगे तो मिनिमम आपको 5.5-6% में मिलेगा, और टू दैट एक्सटेंट सिमिलर लिक्विडिटी शायद आपको उस दिन नहीं मिलेगा, आपको एक दिन में मिलता है. बट लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफर दिस फैसिलिटी ऑफ इंस्टेंट लिक्विडिटी ऑल्सो टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ योर होल्डिंग. तो इसमें जो हम प्रिकॉशन लेते हैं कि एक जो हमारी इन्वेस्टमेंट है इट इज़ नॉट जनरली मोर देन 1 month, सो वो रिस्क बहुत कम हो जाता है. एंड बी मोर इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इन्वेस्टेड ओनली इन AAA एसेट्स. थैंक यू सर इस Q&A सेशन के लिए. अगली कॉन्वर्सेशन में जो हिस्सा लेंगे वो रहेंगे हमारे साथ 2 सीनियर IAS ऑफिसर्स जिन्होंने राजस्थान में पॉलिसी बनाने में अहम भूमिका निभाई है, और इसीलिए बातचीत करेंगे हम मिस्टर नवीन जैन से जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर हैं, और मिस्टर ओम प्रकाश कसेरा हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड जयपुर से हैं, और हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय भी मौजूद रहेंगे इस पूरे ही सेशन को क्यूरेट करने के लिए. तो इन सभी को हम अब वेलकम करते हैं. प्लीज़. आप दोनों लोग गवर्नमेंट में हैं, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा. जिस तरीके से सिनेरियो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी
लेने के लिए लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में, जो कह रहे हैं सब दुनिया के सबसे ज़्यादा यूथ अगर किसी कंट्री में है उसमें से एक भारत भी है, उसके लिए एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मुहैया कराई जाए, ये अब लग रहा है गवर्नमेंट की एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें जैन साहब किस तरह से गवर्नमेंट अपना रोल निभा सकती है? मैं दावे से कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जो कॉमर्स मैनेजमेंट में चाहे अपनी मर्जी से आएँ, चाहे वो इन्फॉर्म्ड होके आएँ या किसी को पीछा करते हुए आएँ कि मेरे फ्रेंड ने लिया है तो मैं भी लूँगा या घर वालों ने दिला दी, लेकिन जैसे ही उनको उसमें समझ में आता है कि ये थीम है और मैं अब मेरे पास CA फाउंडेशन करने के लिए CPT या मैं CS फाउंडेशन या मैं BBA करूँगा या मैं प्रॉपर BCom करके फिर आगे देखूँगा या मैं BCom के बाद MBA की तैयारी करूँगा, बहुत सारे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होकर थिंकिंग कम होती होगी बजाय दूसरी स्ट्रीम्स के, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारे जॉब बहुत अच्छे रिम्यूनरेटिव हैं, बहुत प्रोडक्टिव जॉब है हमारे, और इसमें आप कहीं भी जाइए, CA बनते हैं वहाँ से लेके आप BBA करके MBA करते हैं से लेके आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, आपका कॉरपोरेट में बहुत अच्छा रहेगा। इवन मेरा भी गवर्नमेंट सेटअप में, मैं आपको बताऊं मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूं, तो अगर मैं आज देखता हूं मेरा सिस्टम, तो हमारे पास भी बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स के बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो हमारे यहाँ कंसल्टिंग का काम कर रहे हैं। एक तरह से उन्होंने कॉरपोरेट में रह के ही गवर्नमेंट में वो मेरी मदद कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पर ये मुझे लगता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि ब्यूरोक्रेट्स को पता है कि हमें सब कुछ नहीं पता। मान लीजिए आज मैं किसी नए आइडिया पे काम करना चाहता हूँ कि कर्नाटक में किसी जगह पे किसी डिपार्टमेंट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, क्या राजस्थान में हम ये ट्राई कर सकते हैं? तो एक तो तरीका होगा कि मैं ही गूगल पे बैठ जाऊँ, मेरे किसी मैं आदमी को सिखाऊँ कि गूगल पे सर्च कैसे करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि लेट सम कंसल्टेंट डू इट फॉर मी, कि बताओ यार वर्ल्ड में तो क्या मॉडल्स हैं ग्लोबली, और बताओ कि इंडिया में क्या क्या मॉडल्स हैं, फिर वो उसका एनालिसिस करें, उसका पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, राजस्थान की पॉलिसी के हिसाब से, राजस्थान के कस्टम कल्चर के हिसाब से उसको थोड़ा सा मोल्ड करें, फिर प्रेजेंटेशन करें कि सर ये आइडिया है, फिर हम बजट के समय में उसको प्रेजेंट करें सरकार को। तो इस तरह से भी रोल हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है सब तरह की चीज़ों की, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सारी चीज़ें। हालांकि इसमें एक चीज़ जो है कसेरा साहब, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया भी था पिछले कुछ सालों से कि प्राइवेट एक्सपर्टीज़ को अगर गवर्नमेंट पे लाना है तो आप लेटरल एंट्री के जरिए अप्लाइए लोगों को, तो वो उसको कैसे आप देखते हैं कितना फ्रूटफुल होगा? क्योंकि प्राइवेट के अपने एक्सपीरियंस है, उनके अपने थॉट प्रोसेस है, कई बार गैप होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको फुलफिल करने में कितना कामयाब होगा इस तरह के इनिशिएटिव? कैरियर ब्यूरोक्रेट के लिए के पास एक एडवांटेज ये रहता है कि उसका एक तो फील्ड का जो एक्सपीरियंस है जो उसने अपने यंग डेज में किया है, तो उसको एक फील्ड की समझ रहती है कि क्या चीज़ काम करेगी और क्या चीज़ काम नहीं करेगी। सेकेंडली उसके पास एक सिस्टम गिवन अथॉरिटी रहती है, जो एक एक्सेप्टेंस रहता है सिस्टम का कि वही चीज़ अगर मैं बोलूँगा और वही चीज़ अगर एक लेटरल एंट्री वाला आदमी बोलेगा, तो क्योंकि मेरे ऊपर और मेरे नीचे तो ज़्यादातर आदमी मेरी तरह से आए हुए लोग रहेंगे, तो दे विल बी मोर एक्सेप्टेबल टुवर्ड्स मी देन अ लेटरल एंट्री पर्सन। जो चैलेंज आता है लेटरल एंट्री वाले के सामने, बिकॉज ही हैज़ नॉट अर्लियर वर्कड इन द गवर्नमेंट, तो ही डज नॉट नो हाउ टू नेविगेट सो मेनी थिंग्स, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, हियरार्की एंड ऑल। तो हम लोग काम करते करते वो सब चीज़ें उस लेवल पे पहुंच के सीख जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की खूबसूरत बात ये है कि वो सारे सिस्टम गिवन होने के बाद भी आपको उस सिस्टम में काम करके दिखाना पड़ता है। तो धीरे धीरे सेक्टर में भी एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है, धीरे धीरे सेक्टर आई थिंक इवॉल्व होगा और मोर एंड मोर पीपल विल कम एंड देन मोर एंड मोर इधर से भी एडजस्टमेंट होगा, उधर से भी एडजस्ट होगा। आई थिंक इन लॉन्ग टर्म इट विल वर्क। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए और अपनी प्रिय राय रखने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगले सेशन के लिए मैं प्रोफेसर अनुराग शर्मा को इनवाइट करना चाहूँगी, जो कि डीन और डायरेक्टर हैं आर्य पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर के। ऑलमोस्ट 3 डेकेड का एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस में आपने बहुत बच्चों को इवॉल्व होते हुए, एम्पावर होते हुए देखा होगा। लेकिन जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये इनबिल्ट होता है, पहले से बच्चे के अंदर वो होते हैं, वो कूद के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं। क्या ऐसा वाकई है? क्या ये नेचर में होता है या इसको नर्चर भी किया जा सकता है? बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? बेसिकली एंटरप्रेन्योर जो है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ वॉट एवर यू हैव विद इन योर सेल्फ इन थ्रू आउट योर लाइफ। उसी का तो एक्सटेंशन है कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। इट इज़ नॉट कि टू स्टार्ट ए बिजनेस ओनली। ये है कि मेरे में क्या है, मैं उसका बेस्ट एक्सप्रेस कर सकूँ, उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। वही मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप है। इशू ये है कि आज हम एंटरप्रेन्योर्स, ये जो सारे हमारे सामने जो बैठे ये जो यूथ है, ये अब भी इस डायलामा में हमेशा होता है कि
10th के बाद क्या, 12th के बाद क्या, अब ग्रेजुएशन हो गया, व्हाट नेक्स्ट, अब हम तो MBA कर लिए, व्हाट नेक्स्ट। तो हम बार बार जब हम यहाँ भी एक काउंसलिंग सेशन हम करते हैं इनको बार बार कि आप यू डोंट टॉक अबाउट द प्लेसमेंट। प्लेसमेंट हमारा इशू नहीं है, हमारे देश का इशू भी नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा इशू अभी जो चल रहा है कि प्लेसमेंट तो स्ट्रेस क्रिएट करता है, पेरेंट्स को भी करता है, स्टूडेंट को भी करता है, हम बीइंग ए इंस्टीट्यूशन हमको भी करता है कि इनको प्लेस करना है। आप अपनी जो क्षमताएं हैं उनको पहचानिए, उस क्षमताओं को पहचान के आप काम कीजिए। अपॉर्चुनिटी वर्सेस पैशन वर्सेस डिसिप्लिन, ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू स्टार्ट अ बिजनेस यू नीड ए पैशन, क्योंकि बिगनिंग में तो बिना पैशन यू कैन नॉट स्टार्ट, राइट। लेकिन वंस यू अटेन ए सर्टेन लेवल तो आपको फिर डिसिप्लिन चाहिए। आप स्टार्टिंग तो आप कर दीजिए। आप देखिए कि एलन मस्क का एग्जांपल लीजिए आप। एलन मस्क क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फेल्योर्स हैं उनकी लाइफ में, हैं, लेकिन ही टर्न मल्टीपल फेल्योर्स इनटू द सक्सेस। कैसे कर दिया उस आदमी ने? ये उनकी कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही तो है, पैशन तो है ही, लेकिन अब तो डिसिप्लिन लाइफ है। क्योंकि एक तो देखिए परसिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, आपने जो ये बात कही इसके साथ साथ, क्योंकि दृढ़ निश्चय, जब मैंने कोई तय कर लिया मुझे करना है कि आसमां को जहाँ जिद है बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियाँ बसाने की, और हिम्मत और हौसला बुलंद है और युद्ध अभी जारी है, मैं हार थोड़ी गया हूँ। तो ये तो मुझे भी तो एंटरप्रेन्योर तो इस स्किल का होना चाहिए ना। तो हम तो हिंदुस्तानी लोग हैं, हमने हर चुनौती को अवसर में बदला है। रशिया ने क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया तो हमने बना डाला ना, है कि नहीं। हमारे पास आपने देखा कि अकेला देश था, पूरी दुनिया जब डरी सहमी थी कोविड में, हमारे यहाँ घर में पकौड़े तले जा रहे थे। आपने देखा ना कैसा है हिंदुस्तानी दिन। अब हर आदमी अपने खुश था, उसने उसको भी एंजॉय किया, और आपने देखा कि कितने सारे उस दौर में नए बिजनेस आइडियाज़ आए, एग्जीक्यूट कर दिए। तो ये हम हर प्रॉब्लम, हर चुनौती एक आपको अवसर देगी। थैंक यू प्रोफेसर शर्मा इस इंसाइटफुल सेशन के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग विद एग्जांपल्स आपने बातें बताई, और ये भी समझाया कि नेचर के साथ साथ नर्चर भी आप कर सकते हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरीके से। तमाम एग्जांपल्स आपने बताया। थैंक यू शर्मा। थैंक यू। हमारे सभी स्पीकर्स, पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से धन्यवाद हमारे पार्टनर UTI म्यूचुअल फंड का इस इवेंट के आयोजन को संभव बनाने के लिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।